प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है राजकीय महाविद्यालय नीम कथाना के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो है बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बहुत मजेदार और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होने वाला है। आज हम रीतिकाल के एक महान कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और जो पिछली क्लास थी उसमें हमने उक्त कवि का परिचय प्राप्त किया था। ये रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय कवि हैं। ये रीति सिद्ध काव्य परंपरा के एकमात्र कवि हैं। ये हम जानते हैं कि रीति जो काव्य था उसे हमने 3 भागों में बांट दिया था। रीतिबद्ध काव्य परंपरा, रीति मुक्त काव्य परंपरा और रीति सिद्ध काव्य परंपरा। जिसमें रीति सिद्ध काव्य परंपरा में अगर किसी कवि का नाम लिया जाता है तो वो एकमात्र कवि हैं बिहारी। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि भी इनको कहा जाता है, कारण इनकी कविता की लोकप्रियता तथा जो भाव इनकी कविताओं में मिलता है वह अतुलनीय है। ये वे कवि हैं जो केवल 713 दोहे लिखकर भी हिंदी साहित्य में उस स्थान को पा गए जो स्थान बहुत से कवियों के लिए बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखकर भी दुर्लभ था। तो आज परिचय से आगे हम इनके काव्य का विवेचन करने जा रहे हैं। बिहारी जो कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं, उनका हम काव्य परिचय प्राप्त करेंगे। जीवन वृत्त इनका हमने पिछली क्लास में प्राप्त किया था। आज हम इसको आगे देखते हैं। यदि हम बिहारी की आलोचना उनके कृतित्व के आधार पर करें तो उनके द्वारा जो रचना की गई वो एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई। ये जो बिहारी सतसई नाम का ग्रंथ था ये संपूर्ण रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की उपमा पा गया। इसमें बिहारी ने केवल 713 दोहों का संग्रह किया, लेकिन अपने भाव, कलात्मकता और रचना कौशल की वजह से यह जो ग्रंथ था इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि लोग इनके बारे में कहने लगे कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखन में सूक्ष्म लगे, छोटे लगे और घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी के दोहे जितने आकार और कलेवर के दृष्टिकोण से बहुत छोटे हैं, लेकिन जब उनकी चोट पड़ती है अर्थात पाठक जब उनका भाव हृदय गम्य करता है तो वह जो चोट है वो मर्मांतक पड़ती है। अर्थात उनके भाव इतने सूक्ष्म हैं कि पाठक कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बिहारी के दोहे या बिहारी सतसई जो है वो एक गुलदस्ते के समान है। जिस प्रकार एक गुलदस्ता होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं, कोई गुलाब का, कोई चमेली का, कोई कमल का, और रंग बिरंगे पुष्प होते हैं, और वो जो गमला है वो इतना चित्ताकर्षक होता है कि वो देखने वाले को बरबस अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार बिहारी का ये जो सतसई नामक ग्रंथ है इसमें भी भावों की वो अद्भुत छटा विद्यमान है। कहीं श्रृंगार, कहीं नीति, कहीं भक्ति, कहीं और कोई प्रकृति। तो इस प्रकार के अनेकों रस उसमें भरे पड़े हैं कि पाठक और श्रोता जो भी इस ग्रंथ का अवगाहन करता है, उस ग्रंथ की दोहे को सुनता है, वो बरबस ही विभिन्न प्रकार के रसों में डूब जाता है। इसीलिए बिहारी का जो काव्य है वह एक गुलदस्ते के रूप में है, उतना ही आनंददायक है जिस प्रकार फूलों का एक गुलदस्ता, फूलों की एक वाटिका को देखकर मन को जो प्रसन्नता होती है वही बिहारी के दोहों को पढ़कर और सुनकर। तो बिहारी की ये तो हो गई लोकप्रियता। अब ये लोकप्रियता क्यों है? ऐसी क्या वजह है कि बिहारी का यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ?
किसी भी कवि को मूल्यांकन की दृष्टि से हम उसे दो दृष्टिकोण से परखते हैं। पहला दृष्टिकोण है उसकी कृतित्व का, उसकी रचनाओं का भाव, जिसे आलोचकों ने, जिसे साहित्य मर्मज्ञों ने भाव सौंदर्य के दृष्टिकोण से इंगित किया है। और दूसरा दृष्टिकोण है किसी भी कृति को या कृतिकार को परखने का, वो है उसका शिल्प तत्व, अर्थात जो कथ्य है उसको कहने का कौन सा ढंग उन्होंने काम में लिया है, उसमें उन्होंने कौन सी चतुराई, कौन सी कलात्मकता, कौन सा अपना ज्ञान अभिव्यक्ति का ये उड़ेला। इस आधार पर उस कृति की जो समीक्षा की जाती है उसे हम शिल्प पक्ष कहते हैं। तो दोनों ही दृष्टिकोणों से हम बिहारी को देखने का, समझने का प्रयत्न करते हैं ताकि बिहारी की सर्वोच्चता हम सिद्ध कर पाए। बिहारी को अगर हम भाव दृष्टिकोण से देखें, भाव सौंदर्य या वस्तु पक्ष की तरफ से देखें, तो बिहारी का जो संपूर्ण जो साहित्य है, जो कृतित्व है, वो उसमें तीन बातें निकल के आती हैं कि उनका जो कृतित्व है उसके भाव पक्ष की जो विशेषताएं हैं कि उन्होंने जिस भाव के साथ कविता की उसमें सबसे प्रमुख भाव था श्रृंगार। बिहारी का जो काव्य था वो श्रृंगार को अपने अंदर समेट के रखता है। ये हम जानते हैं साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते कि श्रृंगार के विविध पक्ष होते हैं। श्रृंगार के बहुत से दृष्टिकोण होते हैं, बहुत से कोण होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख संयोग और वियोग श्रृंगार। तो बिहारी के यहाँ श्रृंगार जो है वो अपनी उच्चतम ऊंचाई को पहुंचता है, उच्चतम अवस्था तक जाता है, क्योंकि बिहारी का जो काव्य है वो श्रृंगार को अपने अंदर समेट के और रस के छींटों के रूप में पाठक तक प्रवाहित करता है। बिहारी जो थे, चूंकि दरबारी संस्कृति के वो अनुचर हैं, एक दरबार में काम करते हैं, राज कवि हैं एक विशेष दरबार के, तो वहां पर उनकी जो कविता है वो उस राज दरबार की संस्कृति की पोषक है। बिहारी का जो काव्य है, चूंकि उस समय श्रृंगार लिखना कवि के लिए अपेक्षित था, श्रृंगार लिखना सायास था, तो बिहारी का जो काव्य है वो श्रृंगार के विविध रूपों को, जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का ही उत्कृष्टता के साथ वर्णन करता है। इनका जो श्रृंगार वर्णन है बहुत ही अद्भुत है, जहां पर ये विविध प्रकार के भावों को एक स्थान पर समेट सकते हैं, जिसमें ये कई स्थान पर कहते हैं कि कहत नटत